Hello students, I welcome you on the platform of MCQ and Engineers Hub. जैसे कि आपको पता है MCQ आपको गेट 2015 के वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है। उसी की सीरीज में आज मैं तरुण सचदेवा आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ थर्मोडायनामिक्स और आईसी इंजन के कंबाइंड क्वेश्चंस 2015 के, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने इससे पहले कुछ कई सब्जेक्ट्स जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन और कई सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसी की तरह आज हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने कंबाइन कर दिए हैं थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस 2015 में आए हैं उसको मैं सभी को एक साथ लेकर के आया हूं। और चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन पे, which says that for an ideal gas with constant values of specific heat for calculation of specific enthalpy, बोला है कि एक आइडियल गैस है और उसकी जो स्पेसिफिक हीट्स हैं वो कांस्टेंट वैल्यू की है। ठीक है, बोल रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट वैल्यू की है। तो बताइए कि हमें स्पेसिफिक एंथैल्पी कैलकुलेशन करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी। इट इज सफिशिएंट टू नो ओनली द टेम्परेचर। एज यू नो आइडियल गैस के लिए जो एंथैल्पी होती है वो फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का। और अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो वो क्या होती है, दैट इज सीपी इंटू टी। तो ये जो H है ये सीपी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमें किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ टेम्परेचर की। दैट इज व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं। इट इज सफिशिएंट टू नो ओनली द टेम्परेचर बिकॉज दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एंड वी नो दैट द H फॉर आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो हमें टेम्परेचर आप बता दीजिए, ये आपके पास सीपी कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं स्पेसिफिक एंथैल्पी बता सकता हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा और इसको लगाइएगा और आप एक नंबर पाइएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। बस किस कॉन्सेप्ट पे है कि एंथैल्पी फंक्शन होता है टेम्परेचर का फॉर आइडियल गैस, ये पता ही होगा आपको, है ना। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इन अ विजन ऑफ वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब इज दिस। A U-tube manometer connected to the vision shown a reading of 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। एक वेसल है जिसमें क्या है, नाइट्रोजन है, उसकी इनिशियल प्रॉपर्टी दी है और उसमें यूट्यूब मैनोमीटर लगा है जो रीडिंग दे रहा है, क्या, ये प्रेशर की रीडिंग दे रहा है। ठीक है, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया है, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया है, डेंसिटी ऑफ द मरकरी भी बताया है, द मास ऑफ नाइट्रोजन पूछा है। अच्छा, आप नोटिस करेंगे कि ये सारी चीजें ना भी बताता तो आपको पता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होगा और एक्सेलरेशन जी की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 और मरकरी की डेंसिटी ये होती है। स्टिल गेट में वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है जो भी यूजफुल है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी रहता है। अब उसने पूछा है मास ऑफ द नाइट्रोजन क्या होगा। नाइट्रोजन एक गैस है जिसको जितनी भी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एयर, ये जितनी गैसेस हैं हम इसको क्या मान के चलते हैं, दे बिहेव लाइक अ आइडियल गैस। अगर ये आइडियल गैस है देन वी नो पीवी इक्वल्स टू व्हाट, एम आर टी, है ना। पीवी इक्वल्स टू एम आर टी, यस और नो। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर टी होता है आइडियल गैस के लिए। और यहां पे ये जो एम है दैट इज व्हाट, मास ऑफ द गैस। ठीक है, और आर जो है, ये जो आर है ये क्या है, गैस कांस्टेंट, है ना। ये क्या होता है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, और ये किस गैस का है, जिस गैस के लिए है उसी का, यानी कि नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन का। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। प्रेशर की वैल्यू दी है क्या। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, थर्मोडायनेमिक्स में जो भी प्रेशर के साथ हम डील करते हैं वो सभी एब्सोल्यूट प्रेशर रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये जो पी लेना है वो क्या लेना है, एब्सोल्यूट।
और एक कॉन्सेप्ट देखो, एक ही क्वेश्चन में उसने एक कॉन्सेप्ट नहीं दो दो कॉन्सेप्ट आपसे पूछे हैं, जो कि एक क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर। जितने भी मैनोमीटर्स होते हैं वो कौन सा प्रेशर मेजर करते हैं, गॉज या गेज प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है, गेज प्रेशर मेजर करते हैं। अब गेज प्रेशर क्या होता है वो आपको सबको पता है, दैट इज गेज प्रेशर इज समथिंग विच इज एब्सोल्यूट माइनस द गेज प्रेशर इज P absolute plus P absolute is a P gauge plus P atmospheric। तो यहां से आप निकालेंगे तो P gauge क्या आ जाएगा, P absolute माइनस P atmospheric। और हमें निकालना क्या है, P absolute, क्योंकि यही हमको यहाँ पे पुट करना है ना। अगर हमें प्रेशर लेना होगा तो ये एब्सोल्यूट लेना होगा। और P gauge जो है वो ये है जो कि 70 सेंटीमीटर है। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा 0.7, प्रेशर कितना होगा 0.7 रो जी एच, है ना। रो क्या होगी इसकी, दैट इज दिस वन, उसने दी है। और नहीं भी दी होती तो आपको पता है ना, 13.6 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इनटू 1000। तो ये हो जाएगा रो जी, रो एच इंटू जी रह गया, दैट इज 9.81। तो ये तो पी गेज हो गया, प्लस एटमॉस्फेरिक इसमें ऐड करोगे। अब ध्यान रखिएगा ये जो आप प्रेशर बनाए हो ये इसकी क्या यूनिट रहेगी, ये पास्कल में आएगा, है ना। तो इसको भी आपको पास्कल में ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप इसको क्या करिए, इसको अपन किलो में चेंज कर लेते हैं। अगर किलो में चेंज करेंगे तो 13.6 ले लेंगे, है ना। देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको किलो में चेंज कर लेता हूं, यूनिट सेम होना चाहिए। 13.6 इंटू 10 की पावर 3, तो वो किलो में चला गया, यानी कि किलो पास्कल। इसको भी किलो पास्कल में चेंज करेंगे तो 101.325, है ना, 325 यहां पे आ जाएगा 325। तो ये टोटल आपका एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा, है ना, प्लस। क्लियर है, विजिबल है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये कितना होगा 13.6 इंटू 9.81 इंटू 0.7 प्लस 101.325। तो ये आपका आ जाएगा P एब्सोल्यूट की। अगर मैं बात करूं, यहां लिख देता हूं P एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि जो नाइट्रोजन का प्रेशर है ये वाला प्रेशर, ये कितना आ गया 194.71 किलो पास्कल, ठीक है, किलो पास्कल। यूनिट का ध्यान रखेंगे। तो ये आपका प्रेशर आया जो आप यहां पे यूज करेंगे। वॉल्यूम दिया है 2 मीटर क्यूब, ठीक है, टेम्परेचर दिया है 288। अब बात आती है आर की। आर हमें क्या लेना है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट हमको पता है, गैस कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल किसी भी गैस का गैस कांस्टेंट, अगर यहां पे N2 है तो उसका गैस कांस्टेंट क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये कितना है 8314, है ना, जूल में है, ध्यान रखिएगा। डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा, दैट इज 14 इंटू 2 28, ठीक है। तो ये आर आ जाएगा किसका, आपकी डिवाइड बाय 20 नाइट्रोजन का, है ना। तो ये आता है 296.92 और यूनिट क्या रहेगी, जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है, आर की यूनिट क्या रहती है, जूल केजी पर केल्विन, किलो जूल में नहीं है, है ना, क्योंकि हमने ये 8314 जूल वाला यूज किया। तो बस आपको प्रेशर रखना है, वॉल्यूम पता है, मास निकालना है, आर पता है और टी भी पता है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, प्रेशर ले लेता हूं मैं 194.71 इंटू 10 की पावर 3 लेना पड़ेगा, इंटू 2 डिवाइड बाय, ये कितना हो गया, आर नीचे आएगा, आर कितना है 296.92 और टेम्परेचर कितना है 288। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 194.71 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 296.92 इंटू 288, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा आपका 4.55 kg, ठीक है। मास ऑफ नाइट्रोजन क्या आ गया 4.55 kg, ठीक है।
यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, बट आपके पास पेपर के टाइम पे कौन सा कैलकुलेटर रहेगा, वर्चुअल कैलकुलेटर रहेगा। तो मैं एडवाइस आपको यही करूंगा कि आप उस कैलकुलेटर को यूज ना करो। अगर मैं वर्चुअल यूज करने लगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, इसी वजह से मैं नहीं यूज कर रहा हूं। तो वर्चुअल कैलकुलेटर पे ही पूरी प्रैक्टिस करना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर उठाना, चाहे फोन में हो चाहे आपके पास लैपटॉप में हो, लैपटॉप में अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर अब मैं इस क्वेश्चन पे आऊं तो दो चीजें हैं इसमें जो ध्यान रखने वाली है। एक कॉन्सेप्ट है गेज प्रेशर का। गलती ये हो सकती है कि डायरेक्टली इसको 70 यानी कि 0.7 इंटू 13.6 इंटू 9.81 ये करोगे और प्रेशर रख दोगे, क्योंकि पता है यूट्यूब मैनोमीटर प्रेशर ये मेजर कर रहा है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना हुआ, इसके बराबर हुआ, ठीक है। दूसरी गलती हो सकती है कि ये आर क्या यूज करें, गैस कांस्टेंट, हालांकि ये पता रहेगा आपको, पर फिर भी यहां पे जो आर होगा मास के लिए वो गैस कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो गैस कांस्टेंट निकालने के लिए इसको ध्यान रखेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट से उसने पूछ लिया, ध्यान रखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन में गलती आपसे ना हो, ठीक है। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन था, आप आराम से कर ले जाएंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A well insulated rigid container of volume this contain this 1 kg of ideal gas. Ideal gas contain करता है, एक rigid container है, rigid मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। CV दिया है at a pressure of this, इतने प्रेशर पे है। A stair is rotated at constant RPM in a container of 1000 rotation, क्या बोला है, A stair is rotated at constant RPM, एक स्टेयर है जो रोटेट कर रहा है कांस्टेंट आरपीएम पे फॉर 1000 रोटेशंस, कितने रोटेशन किए उसने, 1000 रोटेशन किए, ओके। एंड अप्लाइड अ टॉर्क ऑफ दिस, इतना टॉर्क उसने अप्लाई किया, ओके। फाइनल फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी व्हाट, ठीक है। पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर गैस का कितना होगा, क्लियर है। तो भाई एक रिजिड कंटेनर है, यहां पे क्या है, एक रिजिड कंटेनर है, और इसके अंदर क्या है, एक आइडियल गैस है, ठीक है, एक आइडियल गैस है। अब इस आइडियल गैस में वो एक स्टीयरिंग यूज कर रहा है, ठीक है, एक स्टीयरिंग यूज कर रहा है इस तरह से कुछ, ठीक, और इसको रोटेट कर रहा है, और रोटेशन में टॉर्क दिया है, टॉर्क दिया है कितना, 100 न्यूटन मीटर, ठीक है, कितना दिया है, 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। अच्छा, तो उसने पूछा है कि ये रोटेशन के बाद इसने कितना रोटेशन किया, 100 रोटेशन किया। ध्यान रखना उसने आरपीएम नहीं दिया है, उसने कहा है एक कांस्टेंट आरपीएम से रोटेट कर रहा है, लेकिन कितनी बार घूम चुका है, 1000 बार घूम चुका है, ठीक है, 1000 बार घूम चुका है। तो अब घूमने के बाद, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हमेशा किसमें डील करती है, इक्विलिब्रियम में, मतलब घूम जाने के बाद एक स्टेट आएगी जो कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, उस समय इस आइडियल गैस का टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूं, पर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो शायद और अच्छा इसमें और भी इनपुट आपको मिले। और टेम्परेचर जो T2 पूछा है वो केल्विन में पूछा है, ठीक है, ये केल्विन में पूछा है। तो ये तो क्वेश्चन है आपका। अब आप देखेंगे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फॉर्म चेंज कर सकता है। तो ये जो आपने काम किया इसको घुमाने में, वो गया कहां, क्योंकि वो कहीं पे नहीं गया, क्यों, क्योंकि इंसुलेटेड है, बाहर तो नहीं गया, यहां से कंटेनर से इंसुलेशन है उसका। तो जितनी भी एनर्जी गई होगी वो किसके पास गई होगी, इस आइडियल गैस के पास, और वो उसने किया क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया होगा, है ना, बढ़ी होगी, क्योंकि वो एनर्जी उसके पास आई तो उसकी एनर्जी बढ़ी। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट लॉ को अप्लाई करूं डायरेक्टली, बिना कुछ सिस्टम वगैरह सोचे, ठीक है, एक जनरल वे में भी अगर आप इसको सॉल्व करें, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे, द वर्क डन बाय दिस स्टीयरिंग व्हील इज गोज टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और अगर मैं फर्स्ट लॉ भी लिखूं तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज डेल्टा U प्लस W। और यहां पे ये जो W है ये बाहर से आया, स्टीयरिंग किया, इनपुट है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। और आइडियल गैस हमारा क्या है,
सिस्टम है, तो अगर मैं सिस्टम को देखूं तो उस पे वर्क इनपुट है, तो वर्क इनपुट है तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और ये कितना होगा, 0, क्योंकि इंसुलेटेड है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, बाहर जा रही है क्या, नहीं, सिर्फ वर्क आ रहा है, तो ये वर्क क्या करेगा, नेगेटिव होगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव इंटू यू। तो एनी हाउ इक्वेशन इज लाइक दिस, ठीक है। तो W स्टेयर इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि हमें पता है डेल्टा यू, ये गैस कैसी है, आइडियल गैस है। आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, और कांस्टेंट वॉल्यूम है प्रोसेस, क्योंकि रिजिड है ये कंटेनर। तो वैसे भी आप कह सकते हो कि W स्टेयर अगर मैं डेल्टा यू लिखूं तो ये क्या आ जाएगी, एम सी वी इंटू डेल्टा टी, है ना। अब ये स्टीयरिंग व्हील का वर्क क्या होगा, पहले तो वो देखिए, स्टीयरिंग व्हील का वर्क कैसे निकालेंगे, क्या ऐसे निकालेंगे, 2 पाई एन टी बाय 60। भाई आपको ये फॉर्मूला रटा हुआ है, याद है, 2 पाई एन टी बाय 60, टी दिया है, एन दिया है। अब ध्यान रखना, ये जो एन है ये आरपीएम है, राउंड पर मिनट कितने हो रहे हैं, और यहां पे उसने आरपीएम ना दे करके दिया है व्हाट इज द टोटल रोटेशन, 1000 रोटेशंस हो चुके हैं। तो ये फॉर्मूला मत अप्लाई करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी आप देखोगे तो इसकी यूनिट जो होती है वो किलो 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 मत लीजिए चाहे, पर वॉट में होती है ना, और इसकी जो यूनिट होगी इंटरनल एनर्जी की, ये जूल में होगी, ठीक है। यानी कि ये टोटल एनर्जी है और ये एनर्जी पर टाइम है, तो ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, देखिए, एक मिनट, अब यहां देखिए, क्योंकि ये जो रोटेशन किया, ठीक है, एक रोटेशन में 2 पाई डिस्टेंस चलेगा, तो वर्क क्या होगा, अगर मैं वर्क की बात करूं तो टॉर्क द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे रोटेशनल मोशन है तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, 2 पाई एक बारी में, 2 पाई एक बारी में, तो 1000 बार में कितना होगा, 2 पाई इंटू 1000, ठीक है। तो ये जो जब निकालोगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी, जूल, क्यों, क्योंकि न्यूटन मीटर, टॉर्क है ना न्यूटन मीटर, इसकी तो राउंड है सिर्फ, इसका तो कोई यूनिट नहीं रहेगा, तो आपके पास ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। बस आप इसको यहां पुट करिए इस इक्वेशन में, तो टॉर्क कितना हो गया आपके पास, टॉर्क इज दैट इज, एक मिनट, हाँ ये रहा 100, तो टॉर्क 100 इंटू 2 पाई इंटू 1000 डिवाइड बाय मास कितना है 1 kg, सीवी कितना है 800, ठीक है, इंटू में कुछ नहीं, यहां पे डेल्टा टी आएगा बस, है ना। तो ये डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1, और T1 दिया है हमको, है ना, T1 दिया है क्या, नहीं, T1 भी नहीं दिया, तो T1 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एक बार ले लेते हैं, T1 क्या आएगा हमारे पास, प्रेशर P1 दिया है, वॉल्यूम दिया है और मास दिया है, तो मैं टेम्परेचर T1 आइडियल गैस से निकाल सकता हूं, यहीं पे निकाल देते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू MR T1, ठीक है। तो यहां से आप निकालिएगा तो T1 आपके पास क्या आ जाएगा, P1 है 10 की पावर 5, वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, मास कितना है 1, ठीक है, आर कितना हो जाएगा गैस का 287, आइडियल गैस का 287 होगा क्या, नहीं, देखिएगा यहां पे ध्यान रखिएगा, आइडियल गैस का आर डायरेक्टली 287 मत ले लीजिएगा, क्योंकि सीपी और सीवी की वैल्यू दी है, तो सीपी और सीवी की वैल्यू दी है, तो अगली स्लाइड में आ जाते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं दोबारा से, P1 V1 इक्वल्स टू MR T1। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको, गलती होने के चांसेस काफी हैं। R जो है ये पर्टिकुलर गैस का है, एंड वी नो R इज Cp माइनस Cv, और Cp कितना दिया है, Cp दिया है 1000, Cv 800, ठीक है। जल्दी जल्दी में होता क्या है, हम इस तरह से गलती कर देते हैं क्योंकि हमें याद है वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 200
आर की वैल्यू क्या गई 200, तो यहां पे आप T1 कैलकुलेट करने जाएंगे 10⁵ इंटू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 200 और यहाँ पे ये वैल्यू हो गया, ये कितना आ जाएगा दैट इज 500 है ना, 500 वैल्यू आ जाएगी केल्विन में, यस और नो, ठीक है। 200 ऊपर 10⁵, 2 चली गई 3 रही, 1000/2 तो 500, ठीक है, 500 केल्विन। अब यहां पे आप रखिएगा 500, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, विल कैलकुलेट इट, देखिए 100 इंटू 2π इंटू 1000 डिवाइड बाय 800, ठीक है, प्लस 500, ये कितना आया, ये पूरी कैलकुलेट करके आ रहा है 8785.39 इज टू T2 माइनस 500। तो यहां से अगर मैं T2 निकालने जाऊं तो T2 आ जाएगा मेरे पास दैट इज प्लस 500, ठीक है। तो ये हो गया 1285.39 केल्विन, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1285, 1285.4, तो एकदम एग्जैक्ट ही आ रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्लियर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो था फोकस रखने वाला कि गलती होने के चांस कहां हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि आप कॉन्सेप्ट तो ये आपको समझ आ गया और ये आप लगा भी लेंगे, इस वर्क को निकालने का ध्यान रखें, आता है लेकिन जल्दीबाजी में उसने दिया है रोटेटेड एट कांस्टेंट आरपीएम, तो हम आदत है हमारी जल्दी जल्दी में आरपीएम 1000 उठा लेंगे और 2π NT लगा देंगे, जबकि उसकी यूनिट वाट में आती है और वो इससे इक्वेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक तो ये गड़बड़ ना हो, और दूसरा जो आर वैल्यू है, ये आर वैल्यू जल्दी जल्दी में क्या ना ली जाए 287, ये लेते ही वैल्यू एकदम गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। तो बस यही गलती हो सकती है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्क इज डन ऑन एन एडियाबैटिक सिस्टम ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी चेंजेस, एक सिस्टम है हमारे पास जो कि एडियाबैटिक है, उस पे वर्क डन है, ठीक है, ऑन दी सिस्टम है, वर्क डन ऑन दी सिस्टम है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, एलिवेशन चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मास फ्लो रेट ऑफ द सिस्टम दिया है, दी मास ऑफ द सिस्टम दिया है, मास ऑफ द सिस्टम दिया है, CV दिया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है, इफ देयर इज नो चेंज इन एनी अदर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम। ध्यान रखिएगा पूछा क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम कितना वर्क होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो वर्क इज डन ऑन अ एडियाबैटिक सिस्टम, और आप देख रहे होंगे इफ देयर इज नो चेंज इन एनी अदर कंपोनेंट, ठीक ठीक, ओके, द मास ऑफ द सिस्टम इज गिवन दैट इज 10 kg, ठीक। तो कह रहा है कि एक कोई सिस्टम है आपके पास जो कि एडियाबैटिक है, ठीक, मतलब कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं है, हीट इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन इस पे कुछ वर्क किया गया, इस पे कुछ वर्क किया गया, और वर्क ऐसे किया गया कि इसकी एनर्जीज में चेंजेस उसने दिए हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज और ये सब दिया, तो उसने पूछा है कितना वर्क होगा अगर ऐसी एनर्जी चेंजेस होंगे। तो अब आप इसको समझेंगे, तो ये इस तरह से क्या है, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, फर्स्ट लॉ से एनालिसिस करें, तो फर्स्ट लॉ कहता है फॉर अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा E, ठीक है। डेल्टा E किस केस में, कि वो उसकी टोटल एनर्जी चेंज, मतलब टोटल मतलब उसमें उसका काइनेटिक आउटर रेफरेंस के साथ वाली भी एनर्जी जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, प्लस इंटरनल एनर्जी, है ना। तो ये चेंज इज इक्वल टू दिस, यहां पे हीट इंटरेक्शन नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जो वर्क है ये प्लस डेल्टा E है वो क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां से अगर मैं वर्क की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज
माइनस डेल्टा ई। अब एक चीज ध्यान रखना, या तो यहीं पे इस W को, क्योंकि उसने पहले से ही बोला है वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम, तो या तो इसको पहले ही नेगेटिव कर दो। अगर इसको नेगेटिव कर दोगे, इसको माइनस लेके चलोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। मतलब अब ये W नहीं रहा, ये इन हो गया, यहां से गलती नहीं होगा। W इन जो भी सिस्टम में किया वो उसकी एनर्जी को चेंज करने में काम आया। अब जो भी एनर्जी होगी वो चेक कर लेंगे, पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव, नेगेटिव आई तो नेगेटिव। तो यहां पे आप क्या करिए, W in is equals to डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होता है, द डेल्टा U प्लस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं क्योंकि ये आउटर रेफरेंस में, ये क्या है, आउटर रेफरेंस की एनर्जी है सिस्टम की। और इसी क्वेश्चन को डालने का कॉन्सेप्ट यही है, उसका उद्देश्य यही है कि आपको ये याद है कि नहीं है, क्योंकि हम जनरली इस डेल्टा ई को ना लिख के डेल्टा यू लिखते हैं, तो हम यहां सिर्फ डेल्टा यू कंसिडर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि और भी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। ये देखिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है, और एलिवेशन में इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, ये दोनों लेनी पड़ेगी। तो यहां पे आप चेंज करिए, डेल्टा यू क्या होता है, एम सी वी डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या होगा, एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2, ठीक, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी Z2 माइनस Z1, ये हो जाएगा। यस और नो, क्लियर है। मास कॉमन है, दोनों सभी में मास कॉमन है, तो मास बाहर ले लेता हूं, और मास की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। CV कितना है हमारे पास, 100। टेम्परेचर चेंज देखिएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो 1 केल्विन से, यानी कि टेम्परेचर डेल्टा T कितना होगा, 1, डेल्टा T कितना होगा यहां, 1 केल्विन, ठीक है। तो यहां 1 केल्विन ले लीजिए, प्लस ये पूरा ब्रैकेट में बाहर V2 माइनस V1, V2 कितना है 20 और V1 कितना है 10, तो 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये हो गया। प्लस G कितना दिया है, G 9.81, जल्दी जल्दी में मत लेना क्योंकि उसने 10 दिया है, तो यहां पे 10 इंटू Z2 माइनस Z1, एलिवेशन में कितना चेंज, वो क्या है, इंक्रीज अगेन, तो कितने से, 20 से, ठीक है। तो ये आपके पास ये वैल्यूज आ गई, बस इसको कैलकुलेट करेंगे, ये W इन कहलाएगा, ठीक है। अब मैंने क्योंकि पहले से ही माइनस उसमें ले लिया है, तो ये वैल्यू जितनी भी आएगी दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, है ना। तो 20 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 200 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड इंटू 10, ठीक। तो उसने किस में पूछा है, किलो जूल में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 10, ओके, ये 10 गलत लिया यहां, है ना, क्योंकि ये मास तो आ चुका है, चलिए इसको हटा देते हैं, नहीं ठीक ठीक ठीक, ये G का है, क्लियर है क्लियर है। 10 इंटू 20 350 350 150 200 250 प्लस 100 इंटू 10, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर विल बी 4500 किलो जूल, ठीक है। क्योंकि किलो जूल में है क्या, नहीं, यहां देखिएगा ये जूल में है, ये भी एनर्जी जूल में आएगी, ये भी जूल में आएगी, तो हमारी यूनिट जो आने वाली है वो किस में है, जूल में, ठीक है। ये कितना है, जूल में, क्योंकि ये देखिए mgz, ये जूल में, ये भी जूल में और ये भी जूल में, तो सब जूल में है, यूनिट जूल आएगी। किस में पूछा है, किलो जूल में, ये गलती हो सकती है, तो इसको आप क्या करेंगे, दिस विल गोस टू 4.5 किलो जूल, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 4.5 किलो जूल, ठीक है।
क्योंकि किलो जूल पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 4.5। और वर्क इनपुट ही पूछा है, वर्क ऑन दी सिस्टम, तो नेगेटिव मत लगा देना जाते जाते गलती से, क्योंकि यहां पे पहले ही वर्क इन ले लिया। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और यूनिट का, बाकी इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टीम एंटर्स अ टरबाइन एट अ प्रेशर दिस, टेम्परेचर दिस, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी दी है, एंड एग्जिट द टरबाइन एज सैचुरेटेड लिक्विड, और प्रेशर और प्रॉपर्टी दी है। हीट लॉस टू द सराउंडिंग दिया है, ठीक है, ऑफ द स्टीम फ्लोइंग थ्रू द टरबाइन, नेग्लेक्टिंग चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, नेग्लेक्ट कर दीजिए। द वर्क आउटपुट ऑफ द टरबाइन क्या होगा? क्लियर है? तो वर्क आउटपुट पूछा है ऑफ टरबाइन। वर्क आउटपुट ऑफ टरबाइन, अगर टरबाइन के लिए आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्लियर है तो आप डायरेक्टली लगाइएगा, बहुत जल्दी आंसर निकलेगा। कैसे? पूछा किसमें है, बस ये ध्यान रखना यूनिट का, जल्दीबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। यूनिट का, यूनिट पर केजी में तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या, जो टरबाइन का वर्क होता है वो एंथैल्पी H1 माइनस H2, यानी कि इंटरनल एंथैल्पी एट द इनलेट माइनस आउटलेट, और माइनस क्यू क्यों बोला मैंने, क्योंकि हीट लॉस है तो माइनस क्यू होगा, अदरवाइज प्लस होगा अगर इनपुट हो रहा होगा। जनरली टरबाइन के केस में लॉस ही हो रहा होगा, इनपुट तो इसी केस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप अगर वैल्यू निकालेंगे डायरेक्टली तो कितना आ जाएगा? H1 की वैल्यू दी है 2993 माइनस H2 की वैल्यू कितनी दी है 226, ठीक है, माइनस कितना दिया है 50। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, 2993 माइनस 226 माइनस 50, सो दिस विल बी 2717 किलो जूल पर केजी। अब ध्यान रखना कि ये यूनिट जाते जाते भी हमको आंसर पुट करते हुए भी एक चीज का ध्यान रखना है, कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड इसको सॉल्व करने में, लेकिन जाते जाते बस यूनिट देखते जाना, किलो जूल पर केजी, ये तो किलो जूल पर केजी में होंगे, क्यों देख लेना एक बार, ये किलो जूल पर केजी में है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, इसको पुट करें और आगे बढ़े। ठीक है, यही दिक्कत होता है, क्यू को वो कई बार क्या करता है, किलो जूल में दे देता है और मास भी दे देता है, उधर से ध्यान रहता नहीं है, सीधा उसको ऐड कर देते हैं और आंसर कर देते हैं। हालांकि होगा क्या, 50 को डिवाइड करेंगे, जो भी मास दिया होगा तब ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ मास इफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज गिवन, कैरेक्टरिस्टिक गैस ऑफ द मिक्सचर। क्या है, ये 3 गैसें हैं, इसका मिक्सचर दिया है इस रेशो में। ठीक है, 60 30 10, और बोला है इस गैस का गैस कांस्टेंट क्या होगा। किसी भी गैस का, गैस जो मिक्सचर में हो उसका गैस कांस्टेंट आप कैसे निकालेंगे? उसका गैस कांस्टेंट आपके पास आएगा मास ऑफ दैट गैस, जैसे मैं यहां पे N2 लू, डिवाइड बाय उसका मोलर मास प्लस मास फ्रैक्शन। ये क्या है, मास फ्रैक्शन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये फ्रैक्शन में है। मैं लिख देता हूं F, है ना, फ्रैक्शन O2 डिवाइड बाय MO2 प्लस मास ऑफ फ्रैक्शन ऑफ CO2 डिवाइड बाय MCO2। ठीक है, इनटू में R बार, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये जो मास है MF है, ये क्या है, फ्रैक्शनल मास, मतलब कितना फ्रैक्शन है टोटल में, यानी कि मास ऑफ नाइट्रोजन कितनी है टोटल मास ऑफ गैस में। तो ये कितनी दी है 0.6 है ना। इसी तरह से ये कितना दिया है पूरा 0.3, ये कितना दिया है 0.3, ये कितना दिया है 0.1, ये टोटल वैल्यू कितनी है 0.6, किसके लिए, N2 के लिए। ठीक है, इसी तरह से मास फ्रैक्शन O2 के लिए कितना दिया है, दैट इज 0.3, और मास फ्रैक्शन CO2 के लिए कितना दिया है, दैट इज 0.1। तो वैल्यू पुट करेंगे, मोलर मास हमको पता है कितना है, बस इसको निकाल लीजिए। ये कितना हो गया 0.6 डिवाइड बाय मास, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14 दूनी
28.3, 16 दूनी 32 प्लस 0.1, सॉरी प्लस हाँ 0.1 डिवाइड बाय CO2 का कितना है याद रखिएगा 44, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होती है CO2, ठीक है, ज्यादा यूज मतलब क्वेश्चंस आते हैं CO2 पे, तो 44 इसका याद रखिएगा, इंटू R यूनिवर्सल 0.314, 8.314 याद रहना चाहिए। पूछा किस में है, जूल केजी पर केल्विन, और ये किस में है, किलो जूल में, तो बाद में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल है, 0.6 डिवाइड बाय 28 प्लस 0.3 डिवाइड बाय 32 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 44, that is 0.6 divided by 28 plus 0.3 divided by 32 plus 0.1 डिवाइड बाय 44, ठीक है, इंटू 0.314 इंटू 100, ठीक है। वैसे अगर मैं यहां से बताऊं तो वैल्यू आएगी 0.24799, बहुत ज्यादा लिख दी, वो इसीलिए कि यूनिट आगे लेके जानी है मेरे को। ये किस में आएगी, किलो जूल पर केजी केल्विन में, लेकिन उसने इसमें नहीं पूछा, ध्यान रखना जाते जाते कहीं दुर्घटना ना हो जाए, तो यूनिट चेक कर लेना, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, और ये कितना हो जाएगा 47.99 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो ये आपका आर ऑफ गैस, जो भी ये गैस है उसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, जो मिक्सचर है इसका, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला जनरली आप अगर देखेंगे तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी हर गैस के लिए लगाइएगा, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के लिए लगाया, प्लस ऑक्सीजन के लिए लगाया, प्लस CO2 के लिए लगाया, उनको ऐड करिएगा तो आप फाइनली इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, सिंपल है, आप देख लीजिएगा, और चाहे तो इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, इजी फॉर्मूला है, कई बार इस पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना ये फ्रैक्शनल मास, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ Carnot engine CE1 works between two temperature reservoir AB दिया है टेम्परेचर, a second Carnot engine दिया है BC के बीच में वर्क कर रहा है, ठीक है, C का टेम्परेचर दिया है। If in each cycle these two all heat rejected by CE1 to reservoir B is used by CE2, मतलब इस पहले इंजन ने जितनी हीट रिजेक्ट की उतनी सारी इनपुट किसके लिए है, सेकंड इंजन के लिए। फॉर वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन इफ द नेट क्यू ऑब्जर्व्ड बाय CE1 फ्रॉम रिजर्वायर ए इज दिस, मतलब जो फर्स्ट रिजर्वायर है वो इतनी हीट ले रहा है, तो नेट हीट रिजेक्टेड टू रिजर्वायर C बाय सेकंड इंजन इज व्हाट। क्वेश्चन इतना लंबा है, अगर आप इसको देखेंगे सॉल्यूशन को तो एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, आप देखिएगा ये आपके पास एक डायग्राम बन के आता है ना, ये क्या है A, ये B और ये C, ये पहला इंजन है, ये दूसरा इंजन है, ठीक है, नाम के ऊपर मत जाइए, कुछ नहीं करना है उसका। TA दिया है दैट इज 900, B दिया है कितना 500, और ये कितना दिया है दैट इज 300। जितनी हीट ये है Q1, ये जो Q1 है जो इंजन अपने लिए सप्लाई ले रहा है वो कितनी दी है 150, यानी कि 150 मेगा जूल। ये जितनी है Q2 ये सब की सब ले जा रहा है ये, ठीक है, यही बोला है। और पूछा क्या है, ये Q3 बता दीजिए कितना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, समराइज करके पूछा ये है। दोनों के दोनों इंजन क्या है, कार्नोट इंजन है, कार्नोट रिवर्सेबल इंजन है। क्लॉजियस इनइक्वालिटी अगर लगाओगे तो अगर मैं A के लिए लगाऊं तो Q1 अपॉन TA
इज इक्वल टू Q2 अपॉन TB। ये तो फर्स्ट इंजन के लिए हो गया, और दूसरे के लिए लगाऊंगा तो क्या होगा, Q2 डिवाइड बाय TB इज इक्वल टू Q3 डिवाइड बाय TC। यही तो होगा भाई, ये फर्स्ट इंजन के लिए, ठीक है, और ये सेकंड इंजन के लिए, और ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि कार्नोट इंजन है, क्लॉजियस इनइक्वालिटी होल्ड्स, है ना, Q बाय T। इसका समीशन क्या होता है, समीशन तो पहले ही लगा दिया, समीशन इक्वल टू 0, जितनी भी हीट बाय टेम्परेचर साइकिल में जितनी जा रही है वो 0। तो यही हीट इंटरेक्शन फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, और ये वैल्यू इसके बराबर है क्योंकि ये सारी की सारी वहां जा रही है और TB भी सेम है, ठीक है। तो ये इक्वेशन लग सकती है। मुझे पता है Q1 अपॉन TA, इसका मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि मुझे ये पूछा है Q3 अपॉन TC। Q3 पूछा है, Q1 दिया है 150, सॉरी 150, TA कितना दिया है, TA मेरे को दिया है 900, और TC इंटू में चला जाएगा, ये कितना दिया है 300। तो यहां से आप कैलकुलेट करिएगा, 3 5 यानी कि 50, ठीक है, कितना आ गया 50 मेगा जूल। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, और एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपको Q3 पूछा है, इसमें मत लगिएगा कि पहले इसका ये Q2 निकाले, फिर Q2 इसको दें, फिर Q3 निकालें, ठीक है, सिंपल है, क्लॉजियस इनइक्वालिटी लगेगी और एक ही क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा, दैट इज 50 मेगा जूल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। आज थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन दोनों को मिला करके मैं लेकर के आया हूं, और थर्मोडायनेमिक्स का कंटेंट पेपर में थोड़ा आता भी ज्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, स्टे करिएगा इस वीडियो पे। कंटेंट अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करता हूं थोड़ा जल्दी जल्दी करूं। 1 kg ऑफ एयर दैट इज आर दिस अंडरगोज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस बिटवीन इक्विलिब्रियम स्टेट 1, एक स्टेट ये दी है, एंड इक्विलिब्रियम स्टेट 2 ये दी है। द चेंज इन एंट्रोपी पूछा है, चेंज इन एंट्रोपी पूछा है। आप देख सकते हो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर में कोई चेंज है क्या, कोई नहीं है, और गैस है हमारे पास, तो इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो अपने को फर्क नहीं पड़ता। S2 माइनस S1 इज इक्वल टू व्हाट, mCV, क्योंकि वॉल्यूम दिया है तो ln T2 बाई T1, मैं पूरा फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूं, प्लस mR ln V2 बाय V1। अब जैसे कि आपको पता है टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो ये पूरी वैल्यू 0, तो S2 माइनस S1 कितना आ जाएगा मेरे पास, मास mR ln V2 बाय V1। मास कितना है 1, आर कितना है 287 इंटू ln V2 बाय V1। तो V2 कितना दिया है अपने को, V2 इज 0.6 डिवाइड बाय 0.9, ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है। बस इसको कैलकुलेट करिएगा, सिंपल है। आप देखें तो ln 0.6 डिवाइड बाय 0.9 इंटू 287, तो ये आपकी आ जाएगी माइनस 116.37 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, S2 माइनस S1। उसने पूछा यही है S2 माइनस S1, ठीक है, ध्यान रखेंगे S2 माइनस S1 पूछा है तो नेगेटिव साइन जरूर 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 इनपुट दे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव साइन जरूर दे, नहीं तो ये वैल्यू देंगे तो गलत हो जाएगा आंसर, माइनस के साथ आंसर आएगा। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज वन साइड ऑफ अ वॉल इज मेंटेन्ड एट दिस टेम्परेचर एंड अदर इज दिस, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल इज दिस एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज दिस, assuming no generation of heat within the wall, the irreversibility due to this heat transfer। irreversibility पूछा है, irreversibility होता क्या है, that is T0 into S generation, ठीक है, S generation।
यानी कि एंट्रोपी जनरेशन। और एंट्रोपी जनरेशन होती क्या है बेसिकली, दिस इज व्हाट, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो एक मिनट, स्टडी फ्लो के लिए अगर आप सपोज क्या है, स्टडी फ्लो प्रोसेस हो रहा है, तो अगर हम एंट्रोपी बैलेंस करते हैं तो एंट्रोपी बैलेंस ds बाय dt ऑफ दिस सिस्टम इज एंट्रोपी इनलेट माइनस एंट्रोपी आउटलेट प्लस डेल क्यू बाय टी प्लस एस जनरेशन। मतलब कितनी मास की वजह से एंट्रोपी चेंज, कितनी हीट की वजह से, और कितनी एंट्रोपी जनरेट होती है, ये एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन है। टाइम के साथ कोई चेंज हो नहीं रहा, वन साइड ऑफ द वॉल है, मास कुछ फ्लो नहीं कर रहा, इन और आउट ये दोनों जीरो होंगे, तो एस जनरेशन इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ डेल क्यू बाय टी। अब आप वॉल लीजिएगा, ये वॉल है, ठीक है, और यहां पे आप देखें वन साइड ऑफ द वॉल इज 400, यानी कि ये कितना है 400 और ये कितना है 300, ठीक। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल इज, इसमें से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कितनी है, दैट इज 1000 वॉट, है ना। तो जितनी भी हीट ट्रांसफर, जो भी एंट्रोपी जनरेट हो रही है वो इस हीट ट्रांसफर की वजह से, और ये 400 से 300 जा रहा है मतलब अगर मैं इस वॉल को अपना सिस्टम लूं तो 1000 वॉट 400 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है और 1000 वॉट 300 डिग्री पे जा रही है, ठीक है। तो ये इसका हीट इंटरेक्शन का हमारा एंट्रोपी जनरेशन का रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आप रखिएगा ये नेगेटिव साइन इधर, डेल क्यू कौन सी, हीट इनपुट, तो वो तो पॉजिटिव होगी, यानी कि 1000 डिवाइड बाय कौन सा टेम्परेचर 400 माइनस 1000, क्योंकि ये जो हीट है कौन से टेम्परेचर पे 300 पे, ये क्या है हीट रिजेक्टेड, तो हीट रिजेक्टेड क्या लेते हैं नेगेटिव साइन, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया, ठीक है। तो यहां पे आप इसको एस जनरेशन को कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा भाई, दैट इज आप देखें तो यहां से 10 10 4 12, मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूं इसको, तो 1000 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1, ठीक है, 0.8 1000। अच्छा अब माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है बीच में, यहां भी माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 83 माइनस माइनस प्लस 83.33, दैट इज वॉट में है ना, हाँ, तो ये आ जाएगा वॉट पर केल्विन, है ना, यूनिट क्या आ जाएगी वॉट पर केल्विन। और आप इसको T0 कौन सा होता है, दिस एनवायरमेंटल टेम्परेचर, T0 क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, केल्विन में, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो T0 कितना आ जाएगा 25 प्लस 273, दैट इज 298 केल्विन। बस अब अगर मुझे क्या निकालना है, इरिवर्सिबिलिटी, दैट इज 298 इंटू 83.33, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। पूछा किस में, वॉट में, ये वॉट में ही आएगा, तो इसको सॉल्व करके बता दीजिए आप कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा आपका इंटू 298, दैट इज 298 इंटू 83.33, ठीक है, ये वैल्यू आ जाता है 24832.34 वॉट, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, क्लियर है। एंट्रोपी जनरेशन ये हो गया जो कि हीट की वजह से है सिर्फ, ध्यान क्या रखेंगे हीट में, यहां पर आपका जो नेगेटिव साइन है क्योंकि ये हीट इनपुट है और इतनी हीट रिजेक्टेड है, ठीक है, ये हीट रिजेक्टेड होगी, तो इरिवर्सिबिलिटी वॉट में ही पूछी है, वॉट 1000 है, तो आपका यूनिट यही रहेगा 24832.34 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
दी वंडरवाल इक्वेशन दी है, वंडरवाल इक्वेशन दी है, वेयर पी इज प्रेशर, न्यू दैट इज दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट। एसआई यूनिट में एक ही यूनिट पूछी है, इसकी यूनिट पूछी। प्रेशर है ये, प्रेशर के साथ किसी चीज को ऐड करोगे तो उसकी यूनिट भी प्रेशर ही होगी, तो ए बाय वी सॉरी न्यू स्क्वायर है ना, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, पास्कल। यस और नो, प्रेशर है, पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पे ए की यूनिट आ जाएगी कैसे, इधर ले जाइए इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यू क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बाय केजी, ये कितना हो गया स्क्वायर। एसआई में पूछा है तो न्यूटन की भी रखनी पड़ेगी, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, क्या है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, क्यूब का 2 टाइम्स यानी कि 3 2 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अपन 6 ले लेते हैं, ठीक, एक मिनट, 6 डिवाइड बाय केजी का स्क्वायर, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या बचेगा, 1 केजी से 1 केजी कैंसल, ये मीटर स्क्वायर, ये 6 और 1 7 और स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 5 बचेगी, तो ये एक ही यूनिट जो आ जाएगी वो मीटर सॉरी 5, भाई ऊपर 5 बचा, 6 और 1 7, 2 घटा तो 5 डिवाइड बाय एस स्क्वायर केजी स्क्वायर, ठीक है, केजी 1 क्योंकि ये केजी से केजी कैंसल, तो अपना मीटर क्यूब की पावर 5, ये अपनी फाइनल आंसर हो जाएगा, मीटर की पावर 5 सेकंड स्क्वायर एंड केजी। क्लियर है, तो सिंपल है, इसकी जो यूनिट होगी वही प्रेशर की यूनिट होगी, बस उससे इक्वेट करेंगे, वैल्यूज रखेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए आइए, a rigid container of volume this contain 1 kg of water at this temperature, इस टेम्परेचर पे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और गैस दिया है, द स्टेट ऑफ वाटर इज व्हाट, मतलब इस स्टेट पे इसकी क्या स्टेट होगा, क्या सैचुरेटेड, सुपरहीटेड, क्या होगा। अच्छा सिंपल है, रिजिड कंटेनर है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम क्या दिया है 0.5 मीटर क्यूब और मास क्या है 1 केजी, तो मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालूंगा तो 0.5 मीटर क्यूब पर केजी आ जाएगा। यस और नो। अब ये देख लीजिए कि ये गैस के वॉल्यूम से ज्यादा है कि कम है, ये गैस के वॉल्यूम से कम है। अगर ये गैस के वॉल्यूम से कम है, इससे ज्यादा है ना, इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये किस में लाई कर रहा होगा, वेट स्टेट में, ठीक है, किस में, वेट स्टेट में। तो अ मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वाटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा, सिंपल है। वॉल्यूम क्योंकि जो एक्चुअल वॉल्यूम है टोटल वो उसकी गैस की वॉल्यूम से कम है, तो ऑब्वियसली वो किस में होगा, मिक्सचर स्टेट में होगा, वेट स्टेट में होगा, तो इसका मतलब दोनों का मिक्सचर है। क्लियर है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ रैंकाइन साइकिल विद रीहीटिंग आर ट्रू, मतलब एक रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग के लिए क्या क्या सही बात है वो बताना है। पहला दिया है इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, रीहीटिंग से आप क्या करते हो, बना देता हूं, वैसे सबको पता रहता है कि रीहीटिंग में अपन क्या करते हैं, रीहीटिंग करते हैं तो हमारे पास जो एक्सपेंशन किया है उसको वापस हीट करते हैं, ठीक है, और फिर एक्सपेंड करते हैं। तो इसको थोड़ा सा और इधर बनाते हैं, वापस हीट करते हैं और फिर उसके बाद उसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, और फिर तो प्रोसेस सेम है ही, है ना, इस तरह से हमारी साइकिल हो जाती है। ये जो प्रोसेस है ये क्या है, रीहीटिंग, है ना। और रीहीटिंग करने से आप देख पा रहे हो कि जो ये टेम्परेचर है, हम क्या रीहीटिंग का जो यूज है वो बेसिकली हाई प्रेशर करने से, बॉयलर का प्रेशर बढ़ाने से मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ जाता है, ठीक है, टी मीन बढ़ जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है उसकी वजह से।
और प्रेशर बढ़ता है, तो उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से होता क्या है, हमारे पास अगर हम सिर्फ प्रेशर बढ़ाएं, रीहीटिंग ना करें, प्रेशर बढ़ाएं, तो मीन टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन एग्जॉस्ट पे जो यहां पे जो स्टेट बनेगी वो वेट स्टेट बनेगी, और ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे ब्लेड्स के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इस हाई प्रेशर के इफेक्ट को यूज करने के लिए, जिससे एफिशिएंसी बढ़े, हम रीहीटिंग भी करते हैं, क्योंकि वो हमारा स्टेट जो है उसको सुधारता है, उसकी वेट कंडीशन को सुधार देता है। ठीक है, वेट कंडीशन रिड्यूस हो जाती है, तो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन है जो एक्स वो बढ़ता है। ठीक है, ये इसके इफेक्ट है। तो आप देखें, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर सही है, रिडक्शन इन थर्मल एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं, ड्रायर स्टीम एट दी टरबाइन एग्जिट, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहे ना, रीहीटिंग से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरव्यू में भी पूछ लेता है, क्यों करते हैं रीहीटिंग, किस लिए चाहिए, क्योंकि सर हाई प्रेशर बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ती है, ये हमें पता है, लेकिन उसकी वजह से वेट स्टेट भी आती है एग्जिट ऑफ द टरबाइन पे। उसी को सही करने के लिए कि ड्राई स्टेट मिले, हम रीहीटिंग भी यूज कर लेते हैं, जो कि सपोर्ट करता है प्रेशर को इंक्रीज करने में। ठीक है, और उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, तो रिड्यूस तो नहीं होती। तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड, ओनली फर्स्ट और थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। क्लियर है, इसमें कईयों को डाउट रहता है, थोड़ा ध्यान से करिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, steam enters a well insulated turbine and expand isentropically throughout at an intermediate pressure. 20% of the mass is extracted for process heating and the remaining steam expand isentropically to this pressure. मतलब एक स्टीम है, टरबाइन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रीजनरेटिव प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपेंड किया, उसको हीट किया, उसकी हीट का यूज किया, और फिर उसके बाद पूरा एक्सपेंड किया बाकी को, और कितने को, 20% को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, बचा कितना, 80%। प्रॉपर्टीज दी है, इफ द फ्लो रेट ऑफ द स्टीम एंटरिंग द टरबाइन इज दिस, जो टोटल एंटर हो रहा है वो 100 है, देन वर्क आउटपुट क्या होगा। तो वर्क आउटपुट पूछा है, आपको पता है ये आपका टरबाइन है, ठीक है, ये टरबाइन है, ये इनलेट स्टेट है, यहां से कुछ मास निकाल लिया जो कि पॉइंट, यानी कि 0.2 या फिर मैं इसको बोलूं 20% है। ठीक है, कुछ मास निकाल लिया, स्टेट 1 पे, स्टेट 2 पे एक्सट्रैक्ट किया, फिर बाकी मास को 3 पे एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है मतलब यहां कितना गया, 80%। 80% किसका, 100 का, तो सीधे ही लिख देता हूं, ये 80 मास होगा। ठीक है, 80 kg M3 पे होगा, और M2 पे कितना होगा, दैट इज 20 kg। ठीक, आपको H1 दिया है क्या, गिरा, H1 कितना है मेरे पास, दैट इज 3 4 8 6। H2 कितना है, ये रहा इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट यानी कि H2 भी है मेरे पास, 2 7 7 6। एग्जिट टरबाइन पे हमारे पास स्टेट है, ठीक है, एंथैल्पी नहीं है। H3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। H3 क्या होगा, HF प्लस X Hg माइनस HF। ठीक है, और कौन सी स्टेट पे, एट प्रेशर 9 किलो पास्कल, 9 किलो पास्कल पे ये होगा। अब हमारे पास X नहीं है, X की वैल्यू नहीं है। X की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है, ये जो प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में S1 इक्वल्स टू क्या होगा, S3 होगा, S1 इक्वल्स टू S3 होगा। तो मैं यहां पे S1 इक्वल्स टू S3 लिखता हूं, तो 3 पे, S3 पे जो कि वेट स्टेट है, इस पे एंट्रोपी कितनी होगी, SF प्लस X3, अगर ये 3 है तो Sg माइनस SF। ठीक है, Sg माइनस SF। S1 कितना है, दिया है 6.1, तो यहां पे लिख दीजिए 6.6, सॉरी। SF कितना है,
0.6 प्लस x3 SG 8.1 माइनस 0.6, यहां से x3 निकलेगा, ठीक है, यहां से क्या निकलेगा x3 निकालिएगा, 6.6 माइनस 0.6 डिवाइड बाय 8.1 माइनस 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 0.8, कितना आ गया 0.8। हमने पहले इस स्टेट पे जो कि एग्जिट ऑफ द टरबाइन है इस पर उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन फाइंड आउट किया, क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे एंथैल्पी चाहिए, तो एंथैल्पी अगर मैं H3 की वैल्यू निकालूं यहां से, इस फॉर्मूले से H3 की वैल्यू निकालूं तो H3 कितना आ जाएगा, H3 मेरे पास आ जाएगा HF दैट इज 174 प्लस 0.8 इंटू 2574 माइनस 174, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, 174 प्लस 0.8 इंटू 2574 माइनस 174, ठीक है, ये आ गया H3 आपके पास 2094 किलो जूल पर केजी, ठीक है, ये H3 आ गया। बस अब आपके पास सारी एंथैल्पीज हैं, आपको वर्क आउटपुट निकालना है। अगर मैं वर्क आउटपुट की बात करता हूं यहां पे, तो वर्क आउट क्या होगा भाई, वर्क आउट होगा हमारे पास यहां से इस स्टेट पे कितना मास गया 20 केजी, यानी कि 20 की एंथैल्पी डिफरेंस H1 माइनस H2, 20 का एंथैल्पी डिफरेंस H1 माइनस H2 प्लस 80 का एंथैल्पी डिफरेंस H1 माइनस H3, तो ये हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा, है ना, यानी कि M2 जो कि 20% है इंटू H1 माइनस H2 प्लस M3, ये जितना मास मैंने कितने पे किया H1 माइनस H3, ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 इंटू H1 कितना है मेरे पास 3486 माइनस H2 कितना है 2776 प्लस 80, H1 अगेन मेरे को पता है 86 माइनस H3 की वैल्यू मैंने निकाली 2094, दैट इज 2094, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है, 86 माइनस 2776 प्लस 80 इंटू 3486 माइनस 2094, ये आ गया आपका 125560 किलो जूल। मास है, मास से मल्टीप्लाई हो चुका किलो जूल। पूछा किस में है, पूछा किस में है, पूछा मेगावाट में है, पूछा किस में है मेगावाट में, तो इसको क्या करेंगे 125.56 1000 से डिवाइड, ये कितना हो गया मेगा जूल। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 125.56 मेगा जूल। यूनिट का ध्यान रखना, मेगा जूल में पूछा है, क्लियर है। क्वेश्चन में क्या था, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये 2 मार्क्स में बनते हैं, ठीक है, आराम से, तो इसमें ध्यान रखेंगे आप, एक ही तरीका का पैटर्न रहता है, आपको यहाँ पे एक एंथैल्पी निकालनी रहेगी विद द यूज ऑफ दिस एंट्रोपी, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, स्टेट पता नहीं है कितनी है, x3 की वैल्यू नहीं पता, वो निकालनी पड़ेगी तब H3 आएगा, क्लियर है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, रैंकाइन साइकिल थोड़ा टाइम लग रहा है ना, थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा हैं, अप्रोक्सीमेटली 18 क्वेश्चन थे इसमें टोटल, अपन 17-16 पे पहुंच गए हैं, आगे बस 1-2 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए, सेशन को लाइक करते रहिएगा, समझ आ रहा है तो, ठीक है। In a Rankine cycle, the enthalpies at the turbine entry and the outlet are given. Clear है? If the specific pump work is this, specific pump का जो वर्क दे रहे हैं वो दिया है, specific steam consumption पूछा है क्या होगा, specific fuel consumption आपको पता है
की यूनिट क्या होती है, केजी पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3600 डिवाइड बाय द नेट वर्क आउटपुट। कितना, नेट वर्क आउटपुट। ये नेट क्यों लिया मैंने, क्योंकि उसने बोला है दिस साइकिल बेस्ड ऑन नेट वर्क आउटपुट, ठीक है। ये टरबाइन के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, लेकिन उसने पूछा है नेटवर्क आउटपुट के बेस पे बताइए, तो हम उसी को यूज करेंगे। क्लियर है, बस अब इजी है। नेटवर्क आउटपुट अगर निकालें तो कितना होगा, जितना टरबाइन ने वर्क किया वो एंथैल्पी डिफरेंस, यानी कि 3159 माइनस 2187, ये तो टरबाइन वर्क हो गया। ये क्या हो गया, डब्ल्यू टी, माइनस पंप वर्क आना चाहिए, यानी कि -2। तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 3600 डिवाइड बाय दैट इज 3159 माइनस 2187 -2, ठीक है। ये आपका आ गया, एक मिनट, 3159 माइनस 2187 -2 और 3600 से डिवाइड, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन आपका आ जाता है 3.71। यूनिट लिखी है, इसकी यूनिट यही होती है, स्पेसिफिक यूनिट है केजी पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये हमारी किसमें है, केजी पर किलोवाट आवर, ठीक है। ये इसकी यूनिट रहेगी। किलो का ध्यान रखना है यहाँ पे, ये रहा किलो, ठीक है, तो इसलिए किलोवाट में। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एयर एंटर्स अ डीजल इंजन विद द डेंसिटी ऑफ दिस, द कंप्रेशन रेशियो इज दिस, अ स्टडी स्टेट द एयर इनटेक इज दिस, द नेट वर्क आउटपुट ये है, द मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा है। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, पी मीन इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, दैट इज दिस वर्क आउटपुट डिवाइड बाय दी कितना स्टॉक वॉल्यूम है, ठीक है, स्टॉक वॉल्यूम। अब स्टॉक वॉल्यूम, इसमें कंप्रेशन रेशियो आर दिया है दैट इज 21, और आपको दिया है एयर इनटेक, मास फ्लो रेट ऑफ एयर। मास फ्लो रेट ऑफ एयर कितना दिया है, 30 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो ये इतनी मास ऑफ एयर एंटर हो रही है, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड आउट करना चाहूं, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज मास फ्लो रेट डिवाइड बाय डेंसिटी। यस और नो, मास फ्लो रेट पता है, डेंसिटी पता है 1, तो ये कितना हो गया, ये भी 30 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया। ये क्या वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये टोटल कितनी एयर कंप्रेशन इनटेक स्टॉक में आई, यानी कि कंप्रेशन से पहले कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर है। हमको चाहिए स्टॉक वॉल्यूम, हमको पता है आर क्या होता है, V1 बाय VC, जो कि क्लियरेंस वॉल्यूम। ये कितना हो गया 21, तो मैं यहां से VC निकालूं तो कितना हो जाएगा, V1 डिवाइड बाय 21। V1 यहां पे फ्लो रेट के फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको रेट के फॉर्म में लेंगे, डिवाइड बाय 21, तो ये वैल्यू VC आ जाएगी। और यहां से अगर मैं निकालूं VS, तो VS क्या होगा, दैट इज V1 माइनस VC, है ना, V1 माइनस VC, भाई यही तो होता है। एक मिनट, इसको यहां से अलग है ना, इसको मैं अभी कर देता हूं, एक मिनट। देखिए VS क्या होगा, V1 माइनस VC, है ना, स्टॉक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम होता है, तो स्टॉक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल माइनस क्लियरेंस। क्लियरेंस वॉल्यूम यहां से आ गया, टोटल वॉल्यूम मुझे पता है, स्टॉक वॉल्यूम यहां से आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा, 30 इंटू 10 टू दी पावर -3 यानी कि 0.03 यस, माइनस 0.03 डिवाइड बाय 21, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0.02857 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक, सॉरी सेकंड,
मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या आ गया, VS आ गया। VS अपने पास आ गया है, आप इसको पुट कर दीजिए यहां पे। ये कितना है 15 किलोवाट डिवाइड बाय हमारा आंसर, ये कितना है 0.02857। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 किलो, सॉरी अब प्रेशर की यूनिट क्या आएगी, किलो पास्कल। ठीक है, क्या यूनिट आएगी, किलो पास्कल, उसी में पूछा है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 525, 525। क्लियर है। मीन प्रेशर वर्क आउटपुट बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको सारा पता है, सिंपल वे में इसको कर सकते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, a rope brake dynamometer attached to a crankshaft of IC engine. Engine measured a brake power of this when the speed of rotation of the shaft is this. The shaft torque sensed by the dynamometer is what? टॉर्क पूछा है, पावर दी है और आरपीएम दिया है। तो आपको पता है पावर इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, और पूछा क्या है टॉर्क, पावर कितनी है 10 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 400। ठीक है, कितना बचेगा भैया, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 200, दैट इज 25 आ जाएगा, है ना, 4 2, हाँ ठीक है। तो क्या पूछा, किस में पूछा है, न्यूटन मीटर में, और ये न्यूटन मीटर में ही है, तो आंसर क्या हो गया 25 न्यूटन मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एकदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ पीक प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, हीट रिजेक्शन सेम, एफिशिएंसी पूछिए किसकी ज्यादा होगी। याद है आपको, प्रेशर टेम्परेचर हीट रिजेक्शन सेम होगा तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल सबसे ज्यादा, ड्यूल तो हमेशा बीच में, फिर उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ ऑटो, यही आता है। और ये किस केस में है, जब पीक मैक्सिमम टेम्परेचर और पीक मैक्सिमम ये सेम हो। ठीक है, इस केस में हमारे पास ये होता है, इसको चेक कर लीजिए। बी ऑप्शन, डीजल ड्यूल ऑटो दिख रहा है मेरे को, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं सेम कंप्रेशन रेशो अगर सेम हो, यानी कि आर सेम हो, तो क्या हो जाता है, यहां पे ऑटो सबसे ज्यादा, देन ड्यूल बीच में हमेशा, देन हमारे पास डीजल। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए, जब कंप्रेशन रेशो सेम। क्लियर है। चलिए, एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेसेस। डीजल साइकिल पता है हमको, पहले आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, वही दिया है। पूछा है क्या एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के टर्म में याद रखिएगा, निकालने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। एक नंबर का आई थिंक क्वेश्चन है, या एक का है कि दो का, एक बार देखना होगा। सिंपल है, 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन गामा स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इंटू T3 माइनस T1 T2 यस ओके। तो ये एफिशिएंसी आपकी डीजल साइकिल की आती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पूछा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बी लगाइएगा और आगे बढ़िएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, आईसी इंजन थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड 2015 के जितने भी क्वेश्चंस थे सभी हमने डिस्कस कर लिए। डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, आंसर लाना मेरा मेन पार्ट नहीं था, वो तो लाना जरूरी है इसलिए कि क्वेश्चन किया है तो आंसर पता होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव है कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, गलती क्या हो सकती है, गलती से बचने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा ये चीज मेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसी में मार्क्स कम होते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल आपको आते हैं, सारे क्वेश्चन आते होंगे, आप खुद कर सकते हो, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन है। बस दिक्कत आती है कई बार जल्दीबाजी में हमसे गलती हो जाती है, यूनिट में, साइन में, ठीक है, वैल्यू में, तो वो ना हो,
ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है, उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। बस यूनिट का बहुत ध्यान रखना, उसी से बहुत गड़बड़ हो जाती है, एक क्वेश्चन बहुत रैंक पीछे ले आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर दिस, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इस तरह से हम जितने भी क्वेश्चंस 2015 के 3 सेट हैं, उन तीनों सेट के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी डिस्कस कर लेंगे बाय द टाइम। और आपको वही ऑब्जेक्टिव क्लियर है मेरा, जिस बेसिस पे मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पेशेंसली। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।